जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। यहां पर गाइस आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर फोटो अपलोड करने में या कह लीजिए इमेज अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हम एरर फेस कर रहे हैं, जबकि हम सही तरीके से जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहला तो हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने में जो प्रोसेस है वो सही से फॉलो नहीं हो पा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सही से फॉलो नहीं हो पा रहे। एंड सेकेंडली है कि जब लास्ट डेट नज़दीक आती है तो वेबसाइट के ऊपर इतनी संख्या बढ़ जाती है कैंडिडेट की कि वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है सर्वर डाउन होने की वजह से, जिसके चलते आप ये इस तरह के एरर फेस करते हैं। तो अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आप या तो दिन में शाम के 4-5 बजे फॉर्म को फिल करना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस वक्त ट्रैफिक सबसे कम रहता है फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट का। और साथ ही रात में अगर आप 12-1 बजे के बाद में जितना लेट हो सके फॉर्म को भरेंगे तो वेबसाइट सही से काम भी करेगी, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट की संख्या कम होगी। तो ये आपको एक चीज़ ट्रिक यूज करके देखनी है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है, किस तरीके से भरनी है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर किस तरह से बनाना है, कैसे अपलोड करना है, साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे फिल करना है, अगर आप अपेयरिंग है तो आपको जानकारी किस तरह से भरनी होगी, ये सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, यहाँ पर जानने को मिलेगा कि 394 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है और आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 9 जून 2026 है। तो आपके पास ही यहाँ पर मुश्किल से 2-3 दिन ही बचे इस फॉर्म को भरने में। अब आप यहाँ पर ये जानेंगे कि इसमें कौन सी फोर्स के अंदर कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गाइज आपसे 12वीं की योग्यता मांगी गई है। अगर आप 12वीं अपेयरिंग है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल से मतलब है चाहे आप जनरल भी क्यों ना हो, आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका जन्म 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2011 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। एंड गाइज मैंने लाइव फोटो को लेकर के एंड साथ ही जो सिग्नेचर है उसको लेकर के एक अलग से स्पेशल वीडियो ये वाली बनाई हुई है जब से ये फॉर्मेट शुरू हुआ था यूपीएससी के ऊपर। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो इसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरें या कंप्यूटर से, कि कैसे आपको फोटो बनाना है, कैसे आपको अपलोड करना है। और अपलोड होगा 100% अगर आप सही से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और अभी तक नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में गाइज अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके OTP डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डिटेल्स मॉडिफाई करनी है तो पहले उसको मॉडिफाई कर लेना और फिर अप्लाई करना। और इस वीडियो को वहाँ से देखना जहाँ से मैंने OTR के बाद का प्रोसेस बताया है। बट अगर आप फ्रेशर है, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके यूपीएससी एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर ये कैप्चा कोड डालना है, इसके ऊपर टिक करना है और गेट OTP यहां पर क्लिक करना है। अब गाइज जो आपने अभी ईमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, आपको ईमेल चेक करनी है, OTP मिल जाएगा। जैसे ही OTP मिल जाए आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम वे में आप आपका नंबर वेरीफाई करेंगे। तो पहले नंबर यहां पर डाल दीजिए और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए, यहां पर टिक कीजिए और गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा, आप यहां पर उसको डाल दीजिएगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहां पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहां पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप
देखेंगे कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर कैसे भरेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 300
KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे board_certificate, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे board_certificate, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो ये नाम आपको फाइल का देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है। यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल ID, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, और पहला है कि यस आई हैव बीन इश्यूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य ID भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न देकर के किसी और ID से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से ID, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस ID को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट JPG का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप ID अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का वो आपको ID_card ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स है वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको URN नंबर मिल चुका है, URN मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइज आप यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी भरेंगे। इसके लिए आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है पहले उसकी जानकारी भरेंगे। मैंने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर OTR करके रखा है, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है और मैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए अपनी जानकारी को एडिट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपनी इस जानकारी को भर सके। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप पहली बार OTR कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है पैलेस ऑफ बर्थ, जिसमें कि पूछा कि इज योर पैलेस ऑफ बर्थ इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि क्या आप इंडिया के निवासी या फिर आउटसाइड इंडिया, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपके विलेज, टाउन, सिटी जो भी है उसका नाम डालना है, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप कोई अन्य आपका व्हाट्सएप नंबर है वो दे सकते हैं, आपकी सेकंड ईमेल आईडी दे सकते हैं, आपका सेकंड मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इन ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो सामने आपके आ जाएगी। आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि इस वाले स्टेप में कोई गलती हो गई है किसी स्पेलिंग में, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यस इट्स
करेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। देन आपके सामने पेरेंट प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को भी एडिट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे उनका स्टेटस अलाइव है, डिकीज्ड है। अलाइव मीन्स जिंदा और डिकीज्ड मीन्स उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर उनका जो लास्ट ऑक्यूपेशन है वो क्या था, अगर वो डिकीज्ड है, और अगर वो अलाइव है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे प्रोफेशन यहाँ पर दिए, अगर आपके पिता का प्रोफेशन यहाँ पर है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन हैं। फिर आप यहाँ पर बताएंगे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, यानी कि कौन सी स्टेट के आपके फादर निवासी थे वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन नीचे आपको सेम वे में आपकी माता जी का जो डिटेल है वो देना है, जिसमें कि आप माता का जो नाम है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर उनका जो स्टेटस है बताएंगे कि अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी प्रोफेशन यहाँ पर दिए गए इनमें से कोई भी एक प्रोफेशन, होम मेकर मीन्स हाउसवाइफ, तो जो भी है प्रोफेशन आपकी माता जी का वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर उनकी एनुअल इनकम अगर कोई है, आपका प्रोफेशन होम मेकर के अलावा कुछ और है तो आप उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर भर देंगे जितनी भी है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर बताएंगे कौन सी स्टेट की निवासी है आपकी माता जी और फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट की निवासी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा भरी गई जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। आप इन जानकारी को डबल चेक कर ले, जब आपको लगे कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है, तब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस अपडेट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सामने आएगी आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एडिट करके दिखाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, अगर मान लीजिए आप एसटी है तो आप एसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके संबंध में आपको बोला कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज एविडेंस, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा जो कि रीडेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि जो आपने अपलोड किया है उसमें डिटेल सही से समझ में ना आ रही हो। इट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन इफ इनकरेक्ट एविडेंस इज अपलोडेड दी रसन सेल स्टैंड कैंसिल्ड, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त कोई भी इसमें गलती पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सही डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। अब आता है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। मैं आपको अगेन बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है वो ऑफिस कहाँ पर है, उस ऑफिस को यहाँ पर आपको बताना होगा। तो अगर मैं डेमो के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है तो आप यहाँ पर ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में तहसीलदार ऑफिस लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट एसडीएम ने जारी किया है, डीएम ने जारी किया है, मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, किसी और पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया, तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है उस ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, डिप्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदी में लिखा है पोस्ट के अधिकारी का नाम तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो भी पोस्ट बनती है वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट है। उसके बाद में गाइज आप देखेंगे एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है और उसका एड्रेस कहाँ पर है। ऊपर आपने लिखा है ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और यहाँ पर है आपका एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर दोनों में सेम चीज़ लिखी है, इसमें चाहे कोई आप जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जहाँ पर भी उसका ऑफिस है ऊपर आप वो लिख दे और यहाँ पर जहाँ पर उनका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी में फिल कर दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ कास्ट,
ट्राइब कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो जो आपका कास्ट है या ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो क्या है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी कास्ट है या फिर जो आपकी ट्राइब है वो सेंट्रल लिस्ट में कहाँ पर आती है, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये जो कास्ट की लिस्ट है वो आ चुकी है। अब आप इसमें अपनी स्टेट में जाना, जैसे कि मैं अपनी स्टेट में जाऊंगा, तो अपनी स्टेट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को देख लेना है, और जहाँ पर आपकी कास्ट है और उसके सामने जो नंबर लिखा है जैसे कि 33 34 इस तरह से, वो नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर गाइज आपको यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है कास्ट का, ट्राइब का, वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। मैं अभी आपको यहाँ पर जो एक कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये सेंट्रल का है, ओबीसी का। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है कि दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू दी पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पर जो नंबर आता है वो नंबर यहाँ पर 3 दिया है, कॉलम 3। तो आप यहाँ पर जो आपकी डिटेल है उसमें इस तरह से जो सीरियल नंबर है कास्ट का, ट्राइब का, कम्युनिटी का, वो फिल कर देना। ये मैंने आपको ओबीसी का दिखाया, और इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप ओबीसी है तो कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। अब आपने इन्फॉर्मेशन भर दी, नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट PDF का रखना है, और फाइल का नाम आपको देना होगा कास्ट_सर्टिफिकेट, इस तरह से, ये वाला नाम। अगर नाम कुछ और होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरे या कंप्यूटर से, ये आप दोनों से कर सकते हैं। और फिर कन्वर्ट JPG टू PDF, इसके ऊपर क्लिक करना, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना, और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का इमेज है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, और फिर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आप इसको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको इस फाइल को नाम देना होगा, यहाँ पर जो दिया है वो वाला। क्या नाम देना है आप देख लीजिए, कास्ट_सर्टिफिकेट, ये नाम आप देंगे। और फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर यहाँ पर आपसे अपलोड नहीं हो रही है तो आप फैच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजिलॉकर, अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिजिलॉकर के ऊपर अपलोड करके रखा है तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फैच करा सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दे तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर टिक करके यहाँ पर जो आपका रिव्यू एंड सबमिट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी है ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC है तो आप यहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट कम्युनिटी में OBC सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में पूछ जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, और फिर यहाँ पर यस करने पर आपको बोला कि इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेटेड द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम। यानी कि अगर आपके फादर सर्विस में है तो आपको बताना है कि उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी, या अगर अभी कर रहे हैं तो फिर भी आपको उनकी पोस्ट बतानी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं अगर वो किसी सर्विस में नहीं है। और अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का ही है, OBC का। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो यहाँ पर आवेदन क्रमांक है, सर्टिफिकेट जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर पर डालना है। ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आप सर्टिफिकेट नंबर में फिल करेंगे। उसके बाद में ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका जो ऑफिस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जारीकर्ता केंद्र, CSC गवर्नेंस जन सेवा केंद्र, ये जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इसमें ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, तो आप सर्टिफिकेट पर आएंगे। और मैं अभी जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही है सेंट्रल का। इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर इसमें जो भी पोस्ट आपके सर्टिफिकेट पर इस जगह पर लिखी हुई है वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है स्टेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर है एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। तो गाइज जहाँ जो भी आपकी अधिकारी की पोस्ट है जैसे कि तहसीलदार है, तो जो
आपके तहसीलदार का ऑफिस है, जहाँ पर भी है वो तहसीलदार के ऑफिस का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में फिल कर देना। उसके बाद में आता है डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू है, तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट है 15 फरवरी 2025। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी यहाँ पर डेट लिखी हुई है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है, इज योर फादर इज इन सर्विस, इंडिकेट द पोस्ट। अगर आपके फादर सर्विस के अंदर है गवर्नमेंट में तो आप उनकी पोस्ट बताएंगे कि किस पोस्ट पर है। अगर वो रिटायर्ड हो चुके तो उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी थी वो आप बताएंगे। अगर वो सर्विस में नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी कास्ट ट्राइब कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर है उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू दी तेली कम्युनिटी, तो यहाँ पर तेली कम्युनिटी लिखा है तो आप वही कम्युनिटी यहाँ से वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसमें आपसे आपका सीरियल नंबर पूछा है, आपकी जो ट्राइब है, कास्ट है या फिर कम्युनिटी है। तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट पर आएंगे तो इसमें बोला है कि दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन कॉलम इन 3। तो यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी भरनी है। फिर आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल का नाम कास्ट_ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। नीचे आती है पेरेंट डिटेल, यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि डज योर फादर हैव पैन, क्या आपके फादर के पास पैन है, पैन कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे और यस करने पर आपको उनका पैन का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद में डज योर फादर हैव आधार नंबर, तो आप यहाँ पर यस करके उनका आधार नंबर डाल देंगे। क्या आपके माता जी के पास भी पैन नंबर है तो आप यस करके उनका पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। क्या आपकी माता जी के पास आधार नंबर है तो आप यस करके उनका भी आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की जानकारी, जहाँ पर आपको पूछा है कि वेदर यू आर ए PWD या फिर PWBD कैंडिडेट। अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD या फिर PWBD कैंडिडेट इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC इन द पास्ट, यानी कि क्या पास्ट में आप कभी रिकमेंड किए गए PWD या फिर PWD कैंडिडेट के रूप में जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट किया गया हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और फिर यस इट्स करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इसमें एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले है माई एड्रेस, तो पहले आपको आपका खुद का एड्रेस भरना है। तो हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपका पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है, आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख देना है। नीचे एक लाइन है कि इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। यस करने पर आप नीचे देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो परमानेंट एड्रेस में अगर आपका यहाँ पर नहीं आता तो आप खुद से हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी और उसके बाद में पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है फादर लास्ट एड्रेस, क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो डिकीज्ड है यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर लास्ट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आपके पिताजी जिंदा है तो यहाँ पर आपका जो भी पिताजी का एड्रेस है वो आपको देना होगा। और आपको यहाँ पर एक सवाल भी पूछा है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपने माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन या सिटी, आपका पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी माताजी का एड्रेस है तो इसमें भी सेम पूछा कि क्या आपकी माताजी का एड्रेस और जो आपके पिताजी का एड्रेस है क्या वो सेम है। तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस करने पर जो एड्रेस आपने आपके पिताजी का भरा है वही यहाँ पर आपकी माताजी का आ जाएगा। बट अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप आपकी माताजी का एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी वो सभी आपके सामने है, डबल चेक कर ले। अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट कर देंगे।
और फिर यहाँ पर यस अपडेट इट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल प्रोफाइल आ चुकी है, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरी जानकारी पहले से यहाँ पर भरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जानकारी को एडिट करके आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आप देखेंगे इसमें कैसे देंगे, आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में 10+2 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस में बताएंगे कि आप कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आप कर रहे हैं। अगर अपेयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन परस्यूइंग स्टेट यूटी, यानी कि कहाँ से आप कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, वो स्टेट आपको बतानी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड नेम है वो बताना होगा। तो जो भी बोर्ड है जैसे कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर आपका कोई और बोर्ड स्टेट का जैसे कि यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे खुद से। और फिर जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके भरेंगे। आपको बोला है कि एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को लिखना होगा कॉमा लगा करके, चाहे 5 थे चाहे फिर 4, जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सभी लिख देंगे। उसके बाद होता है एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि किस डेट में आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, जो अनुमानित डेट होती है कि हाँ यार उस टाइम पर मैंने ज्वाइन किया था, वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में एंटर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब तक आप कंप्लीट कर लेंगे उसकी एक्सपेक्टेड डेट, अनुमानित डेट आप यहाँ पर इसी तरह से भर देंगे जैसे कि आपने ज्वाइनिंग की डेट भरी है। उसके बाद में सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम, आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम क्या है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसमें जो क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस है उसमें कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया, फिर आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो सिलेक्ट करना होगा, जिस भी बोर्ड से आपने किया आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। सेम वे में आपके सब्जेक्ट्स लिखने हैं सभी कोमा लगा करके एक एक करके, फिर जो आपका रोल नंबर था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, सर्टिफिकेट इश्यूएंस डेट, या तो आप यहाँ पर जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी वो डेट देंगे, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर है, CGPA स्केल 10 या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज स्केल 4, परसेंटेज मार्क्स, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना कि कितनी परसेंटेज आपको 12वीं के अंदर आई थी, और आपका जो क्वालिफिकेशन का मीडियम है हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज वो आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है जो कि आप देना चाहते तो यहाँ पर वो ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल आ जाएगी। इसमें यहाँ पर पूछा है हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं, कोई काम किया था आपने, अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना होगा। एंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का आपका एम्प्लॉयमेंट था, मंथली इनकम कितनी थी, कब आपने स्टार्ट किया था आपका जो भी जॉब था वो, और फिर कब तक आपने किया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। आर यू स्टिल वर्किंग में नो करके आप बता देंगे कि कब तक आपने किया था, और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया था, और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आपने काम किया था उसका एड्रेस भी आपको देना होगा और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। बट गाइज अगर आप नहीं देना चाहते, कोई छोटा मोटा काम किया था, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नो कर देना और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगी एम्प्लॉयमेंट डिटेल जहाँ पर पूछे हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या आप कभी आप कभी किसी और जॉब में एम्प्लॉयड रहे हैं। अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी, ये भरी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल की जो आपने खुद से किया था, और यह एम्प्लॉयमेंट डिटेल वो वाला जहाँ पर आपने कहीं और जाकर के किसी और कंपनी के अंदर काम किया था। अगर आपने किया था तो आप यस करके उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते कि आपका जो एम्प्लॉयर टाइप था वो किस तरह का था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर प्राइवेट, फिर किस पोस्ट पर रहकर के काम किया, मंथली सैलरी कितनी मिलती थी, साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप नेचर आपको बताना हो कि किस तरह का आपका काम था, अप्रेंटिस थी या पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एडहॉक, टेम्पररी या परमानेंट। साथ ही एंटर डिटेल ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉयर, या फिर जो आपकी कंपनी थी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कब आपने स्टार्ट किया था वो आप पीरियड फ्रॉम में लिखेंगे, और कब तक आपने
आपने किया था वो आप पीरियड 2 में डेट सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आपका फील्ड क्या था, टीचिंग नॉन टीचिंग, वो आप बताएंगे और उसका जो एड्रेस है कंपनी का जहाँ पर आपने काम किया वो देंगे। सिलेक्टेड वर्क एज सुपरवाइजर एडमिन जूनियर स्केल, किस तरह के आप लेवल पर सिलेक्ट हुए थे वो आपको बताना होगा। सुपरवाइजर लेवल, मैनेजमेंट लेवल पर थे, हेड ऑफ ब्रांच थे या फिर अदर। साथ ही नेचर ऑफ ड्यूटीज आप बता देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। बट अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर रिव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे यस इट्स करेक्ट के ऊपर क्लिक करके। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अचीवमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो अगर कोई आपकी अचीवमेंट्स है तो आप यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, जिस तरह की भी है, जैसे कि प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स में या फिर पोजीशन। नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आएगा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। तो इसमें पूछा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल, हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर, क्या आपने अभी तक किसी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। अगर आप हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने पर आप बताएंगे सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट सेक्शन, किस एग्जाम में या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप अपेयर हुए हैं, किस साल के अंदर हुए हैं, आपका रोल नंबर देना होगा उस एग्जामिनेशन का। साथ ही पूछा कि वेदर अपेयर्ड एट द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के अंदर भी अपेयर्ड हुए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। वेदर यू वर रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट, क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे हैव यू ज्वाइंड और बीन अपॉइंटेड, क्या आपने ज्वाइन किया था या फिर आप अभी भी अपॉइंटेड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो, यहाँ पर आप नो कर देंगे। बट गाइज अगर आप अपीयर नहीं हुए यूपीएससी के एग्जाम में अभी तक किसी भी साल में तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर एट डिपार्टमेंट डिटेल, क्या आपको किसी एग्जाम में से निकाला गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया यूपीएससी के द्वारा, अगर हाँ तो यस करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करके यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यूज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। इसमें गाइज रिसेंटली एक बार फिर से एक अपडेट आया है। पहले इसमें सिर्फ लाइव फोटो और जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो लिया जाता था, बट अभी यहाँ पर इसमें एक और अपडेट आया जिसके चलते आप यहाँ पर ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये ट्रिपल सिग्नेचर क्या है और किन चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको इसको अपलोड करना है, ये सब जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रखा है और फोटो फाइल नेम यहाँ पर फोटो होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा आप देख लीजिए, ये जो ऊपर की तरफ फोटो है इस तरह का एक्सेप्ट होगा और बाकी नीचे जितने भी फोटो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी फोटो यहाँ पर वो है जो कि आपके रिजेक्ट किए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो अपलोड करेंगे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज जो आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आएगा, आप ओके कर देना और ओके करने के बाद में आप अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा फोटो पहले से अपलोड है इसलिए मैं यहाँ पर इसको अपडेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप इसको व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब आपको जो आपका लाइव फोटोग्राफ है वो कैप्चर करना है। इसमें आप इसको अपने डिवाइस से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ये सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने QR कोड आएगा, इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और फिर लॉगिन होकर के डायरेक्टली आप आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर ये QR कोड स्कैन करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस स्कैन करने पर नहीं देखने को मिल रहा है, आप लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो आपको अगेन QR कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद में जब इस वाले इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको बोला है कैप्चर फोटो। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट के आइकन पर ये जो राइट टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इसको जो क्रॉप करना है वो कर लीजिए। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देना है और बाकी को आप यहाँ पर क्रॉप कर देंगे। अगर क्रॉप करने में कोई इशू आ रहा है तो आपको आराम से वक्त लेकर के अच्छे से इसको क्रॉप कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। और वैसे ही आप चीज़ खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है और जो आपका फेस है जिसमें कि आपका फेस 75% दिखना चाहिए उतना पार्ट आपको रखना है। और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यस अपलोड इट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर गाइस प्रोसेसिंग हो रही है।
और देख लीजिए योर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट वेब पोर्टल एंड प्रेस व्यू फोटो बटन टू गेट अपलोडेड फोटो। अब यहाँ पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें यहाँ पर बोला है अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर या फिर अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर। अब ये ट्रिपल सिग्नेचर क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस दी गई है, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेबल फॉर्मेट स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर। इसमें आपके 3 सिग्नेचर इस तरह से आपको करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर तरीका एक ही रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट जेपीजी का और साइज 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और डायमेंशन आपका 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का जो ट्रिपल सिग्नेचर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उस पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपने सिग्नेचर करने हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट दिए गए हैं ये वो है जो कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है, तो आप क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका एक जो फॉर्मेट है ट्रिपल सिग्नेचर का वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल या पीसी के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट होगा। अब इसमें यहाँ पर 1 के सामने आपको सिग्नेचर कर देना है अपना, फिर 2 के सामने अपना सिग्नेचर करना है और फिर 3 पॉइंट के सामने भी अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद फिर आप इस फाइल को, इस फॉर्मेट को अगेन स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सेम वे में चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर के इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज आपको सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करनी है और इस तरह से ओपन कर लेना है। मैं डेमो के लिए सिग्नेचर आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपडेट या फिर अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है इसलिए मेरे सामने अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर या अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो यहाँ पर आइए तो आपको अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और मैं आपको उनके लिए बता दूं, जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है इस पोर्टल के ऊपर और ये फॉर्म भर रहे हैं उनको यहाँ पर आना है और इस वाले सेक्शन से अपना जो फोटो है, लाइव फोटो है और ये जो आपका ट्रिपल सिग्नेचर है इसको अपडेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। अभी यहाँ पर गाइज सिग्नेचर अपलोड करने में थोड़ा इशू चल रहा है, तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। और उसके बाद में जैसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए आप यहां पर गो टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद में आपको इसमें एग्जामिनेशन के सेक्शन से अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस यहां पर ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बताया जा रही है जो कि यहां पर इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे। तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, अब मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे तो जो आप यहां पर अप्लाई करेंगे आप बाकी प्रोसेस स्किप करके यहां से अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको यहां पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है और आपकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट भी यहाँ पर दी गई है। अब आपको एक्शन के नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह का एक इंस्ट्रक्शंस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। और गाइस अगर यहाँ पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज रिस्ट्रिक्शंस, तो इसका मतलब है कि आप या तो जो एज मांगी है उससे कम है या फिर आपकी एज जो मांगी गई है उससे ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पर अगर एलिजिबल पाए जाते तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो जान लेना है। तो गाइस अगर आप एज वाइज एलिजिबल हुए इसमें अप्लाई करने के लिए तो आपके सामने डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी दी गई है जो कि आपने अभी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी है। तो आपको एक एक सेक्शन को व्यू करना है और जैसे आप इसको व्यू कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से व्यूड और राइट चेक का एक जो आइकन है वो देखने को मिल जाएगा। पहले आप कैंडिडेट आइडेंटिटी डिटेल वेरीफाई करेंगे, फिर मेट्रिकुलेशन, फिर आधार और फोटो आईडी। तो सभी को आपको यहाँ पर इस तरह से एक एक करके व्यू कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सभी सेक्शन व्यू कर लेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इसके ऊपर टिक करना है और लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अग्री एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर डू यू वांट टू लॉग योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि पूछा है कि सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल। इसमें यहाँ पर है पास्ट विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी कि PCM इन क्लास 12, यानी कि अगर आपने आपकी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बिना पास की है तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने आपकी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में पास किया तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर। तो आपका जो भी
12वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में 12वीं का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो जो जारी किया है वो कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। अगर आप इसको गूगल करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ 12th सर्टिफिकेट, मेरा यूपी बोर्ड से तो मैंने यूपी बोर्ड सर्च किया तो यहाँ पर आता है कि जो यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी प्रयागराज इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड लिख करके सर्च करेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि किसने उसको जारी किया। बेसिकली 12वीं का सर्टिफिकेट सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाता है तो आप सिंपली सीबीएसई लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इसके जो पोस्ट है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं डेजिग्नेशन सीबीएसई बोर्ड वालों की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप इसमें सीबीएसई बोर्ड से 12वीं करने वाले कैंडिडेट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। एंड जो यूपी बोर्ड से है वो यहाँ पर जो लिखेंगे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया वो आपको लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसमें यहाँ पर अगर ये पेस्ट हो पा रहा है तो पेस्ट कर देना, नहीं तो आप जैसे कि मैंने कहा कि स्पेलिंग यहाँ से लिखिए। और अगर फुल फॉर्म जब आप लिख रहे हो और यहाँ पर स्पेस कम बच जाता है तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका फुल एड्रेस। अब अगर आप जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से तो आपको सीबीएसई बोर्ड का एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। अगर आप यहाँ पर यूपी बोर्ड से किए तो यूपी बोर्ड का जो एड्रेस है वो प्रयागराज है तो आप यहाँ पर प्रयागराज लिख दीजिएगा जो भी आपका बोर्ड है। और उसके बाद में आपको इसको यहाँ पर अपलोड भी करना है और जो फाइल देनी है वो देनी है सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच में हो। अगर ये इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल में आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना, सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 12वीं का वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर इसको ओपन करना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। एक क्लिक के अंदर ये फाइल पीडीएफ के अंदर बन जाएगी और जैसे ये पीडीएफ के अंदर बन जाए तो गाइज आप इस फाइल को ये वाला नाम दे देंगे जो कि यहाँ पर आपको बताया है और फिर आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर पूछा कि हैव यू एवर स्टडीड और आर यू स्टडिंग इन ए सैनिक मिलिट्री स्कूल, यानी कि क्या तो या तो आप पहले कभी पढ़े हो सैनिक मिलिट्री स्कूल के अंदर या फिर अभी आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप जो जेसीओ होते हैं, एनसीओ होते हैं या अदर रैंक के ऑफिसर होते हैं आप यहाँ पर उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ और आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर या तो पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्टेप 2 सर्विस प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। जिसको भी आपको प्रेफरेंस देनी है पहले नंबर पर उसके सामने आपको 1 लिखना है, जिसको आपको दूसरे नंबर पर देनी है उसके सामने 2 और जिसको आपको तीसरे नंबर पर देनी है उसको 3। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसमें आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे। और अगर आपको किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी, किसी एक को ही देनी है तो आप बाकी में 0 लिख देना और जिसको आप दे रहे हैं उसको आप पहले नंबर पर लिख सकते हैं। फिर पूछा है डिड यू एवर फेल इन CPSS PABT एग्जामिनेशन ऑफ एयरफोर्स, यानी कि ये आपने फेल किया ये वाला एग्जाम जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। वुड यू लाइक टू कंसिडर फॉर एयरफोर्स GDO, क्या जो GDO एयरफोर्स की पोस्ट है उसके लिए भी आप अपने आप को कंसिडर कराना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। ये आपकी चॉइस है फुल्ली, इसमें चाहे यस करे चाहे नो करे। अब आपसे पूछे कि डू यू वांट टू अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन UPSC को देना चाहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जॉब रिलेटेड आपको मैसेज या ईमेल सेंड करते रहे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी 12वीं की इन्फॉर्मेशन कैसे भरी है। आप देख सकते हैं इसमें डेट ऑफ इशू क्या है, फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मेरा जो सर्टिफिकेट है यानी कि यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट जनरली यूपी MSP प्रयागराज के द्वारा जारी होता है और इसका जो एड्रेस है आपको फुल एड्रेस बोला गया तो फुल एड्रेस मैंने डाल दिया है। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है तो जो CBSE बोर्ड का फुल एड्रेस है वो आप यहाँ पर गूगल करके लिख देना। फिर यहाँ पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब आप नेक्स्ट एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद अगेन यस करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर एग्जाम सेंटर पूछा है तो इन लोकेशन में से किसको आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए,
वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिड यू गेट योर प्रीफर्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल अकेडमी 2 2026 एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको आपका सेंटर मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें यस कर देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे सामने देहरादून का ऑप्शन था और वो अवेलेबल भी था, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे ऐसे ऐसे सेंटर फुल होता जाएगा। फिर पूछा है अगला सवाल यहाँ पर विच नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल अकेडमी 2 एग्जामिनेशन सेंटर डू यू प्रीफर फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए आप इनमें से किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहेंगे एग्जाम के लिए, तो वो आप सिलेक्ट कर ले और सबमिट सर्वे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपका फॉर्म सबमिटेड है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर न हो तो इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग UPSC NDA 2 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।